नमस्कार। आज हम एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा और इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है उन हमलावरों की जो आए तो थे लूटने, लेकिन यहीं के शासक बन बैठे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? कैसे लगभग 500 सालों तक चले इन हमलों ने एक बिल्कुल नए साम्राज्य की नींव रख दी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और समझना होगा कि उस वक्त भारत आखिर इतना आकर्षक निशाना था ही क्यों। देखिए, 8वीं सदी का भारत सचमुच में सोने की चिड़िया था। यहाँ के मंदिरों और शाही खजानों में बेशुमार दौलत थी, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे कुछ बड़ी कमजोरियां भी छिपी हुई थीं, जो बाहर से आने वाली ताकतों को जैसे दावत दे रही थीं। तो देखिए स्थिति क्या थी। एक तरफ तो मंदिरों और राजाओं के पास सोने चांदी का अंबार लगा था, लेकिन दूसरी तरफ पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो आपस में ही लड़ते रहते थे। सामाजिक एकता भी नहीं थी। ये सब मिलाकर किसी भी हमलावर के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट माहौल था। और इस दावत को सबसे पहले कबूल किया अरबों ने। वो पश्चिम से आए और उन्होंने सिंध पर हमला कर भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासन की पहली ईंट रखी। सिंध की जीत तो बहुत तेजी से हुई। 712 में राजा दाहिर हारे और अगले ही साल मुल्तान पर भी कब्जा हो गया, जिसे इतना सोना मिलने की वजह से सोने का नगर ही कहा जाने लगा। लेकिन उनका सियासी कंट्रोल पूरे भारत पर लंबे वक्त तक टिक नहीं पाया। जल्द ही उनका राज 2 छोटे छोटे राज्यों में सिमट कर रह गया। तो उनका राजनीतिक असर भले ही सीमित रहा हो, लेकिन अरबों का असली प्रभाव कहीं और था। वो था संस्कृति और ज्ञान के क्षेत्र में। और ये एक ऐसी चीज थी जिसने भारत पर एक गहरी और स्थायी छाप छोड़ी। और ये कोई एक तरफा मामला नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो अपनी चीजें यहां ला रहे थे। अरब के विद्वानों ने भारत से बहुत कुछ सीखा। गणित, हमारी दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी, यहां तक कि ब्रह्म सिद्धांत जैसे महान भारतीय ग्रंथों का उन्होंने अपनी भाषा में अनुवाद भी किया। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 11वीं सदी में अब अफगानिस्तान से एक ऐसा तूफान उठा जो पहले आए अरबों से बिल्कुल अलग था। ये थे तुर्क गजनवी, और इनका मकसद सिर्फ ज्ञान का लेन देन तो बिल्कुल नहीं था। इस तूफान का नाम था महमूद गजनवी। उसने खुद के लिए एक नाम चुना था, बुत शिकन, जिसका मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। और भारत में अपने हमलों से उसने इस नाम को सही साबित भी कर दिया। सिर्फ 27 सालों के अंदर 1000 से 1027 ईस्वी के बीच उसने भारत पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 17 बार हमले किए। मकसद बिल्कुल साफ था, भारत की दौलत को लूटना, अपने साम्राज्य को अमीर बनाना और इस्लाम का झंडा बुलंद करना। उसके सबसे बड़े निशाने सोमनाथ मंदिर की शान का अंदाजा लगाइए। हजारों कीमती जवाहरातों से सजा एक छत्र और घंटी बजाने के लिए 200 मन वजन की सोने की जंजीर। ये वो बेहिसाब दौलत थी जिसकी महमूद को तलाश थी। और 1025 में उसने वो कर दिखाया। ये सिर्फ एक लूट नहीं थी, ये भारत के आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ा हमला था। इस एक हमले ने महमूद को एक ऐसे विनाशक के तौर पर मशहूर कर दिया जिसे रोकना नामुमकिन सा लग रहा था। महमूद की मौत के बाद लगभग 150 साल तक थोड़ी शांति रही। फिर एक और तुर्क हमलावर ने भारत की तरफ नजरें घुमाईं। इसका नाम था मोहम्मद गोरी। लेकिन गोरी का सपना महमूद से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो सिर्फ लूटना नहीं चाहता था, वो यहीं बसना चाहता था। और यहीं से पूरी कहानी का रुख बदल जाता है। देखिए, महमूद गजनवी को भारत में सिर्फ खजाना दिखता था, लेकिन मोहम्मद गोरी को यहाँ एक सल्तनत बनाने का मौका दिख रहा था। एक लुटेरा था तो दूसरा एक साम्राज्य निर्माता। लेकिन गोरी के इस बड़े सपने के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। उस दौर के सबसे ताकतवर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान। इन दोनों महाशक्तियों का टकराना लाजमी था और इतिहास ने इसके लिए जगह चुनी, तराइन का मैदान। पहली लड़ाई में तो पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को बुरी तरह हराया। गोरी घायल होकर भागने पर मजबूर हो गया। लेकिन यहाँ पृथ्वीराज से एक बड़ी चूक हुई। उन्होंने भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। कई इतिहासकार इसे भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी गलती मानते हैं, क्योंकि गोरी हारा नहीं था, वो सिर्फ बदला लेने के लिए वापस गया था। और जब वो लौटा तो उसने सब कुछ बदल दिया।
1192 में हुई तराइन की दूसरी लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये उत्तर भारत में राजपूतों के राज का अंत था। इस एक लड़ाई ने दिल्ली के दरवाजे तुर्क शासन के लिए हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए। तो इस बड़ी जीत के बाद क्या हुआ? अब हमलों का दौर खत्म हो चुका था और शासन का एक नया दौर शुरू होने वाला था। चलिए देखते हैं कि कैसे एक नए साम्राज्य की नींव पड़ी। गोरी वापस चला गया, लेकिन उसने अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का वाइसराय बना दिया और दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया। और फिर जब 1206 में गोरी की मौत हुई तो इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, एक ऐसी सल्तनत जिसने अगले 300 से ज्यादा सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर उस एक दिन तराइन के मैदान पर नतीजा कुछ और होता तो आज हमारे देश का इतिहास कैसा होता? एक दिन कैसे एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर लिख सकता है।